गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 14 जनवरी और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो दिया गया है वो फ्रंट पेज पर दिया गया है। आज एक ही आर्टिकल है जो फ्रंट पेज पर दिया गया है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। अभी आप सब जानते होंगे कुछ दिनों से क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी क्या चल रही है, झड़प सी चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, ये रुक जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, हेट स्पीच को रोक दे। टू एंड हेट स्पीच, अगर ये हेट स्पीच रुक जाए ना तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा बग जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। गवर्नमेंट शुड सेटअप इन एन वैन रिलीजियस फ्रीडम, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे, एक स्टेप ले जिससे रिलीजियस फ्रीडम मिल सके, हारमोनी बन सके, ऑर्डरली प्रोग्रेस हो सके एंड ग्रेवली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच टीवी पर दिखाई जा रही है आजकल, वेयर एंकर जो हैं बिकम टूल बनने इस चीज़ को लेकर, मतलब इस चीज़ को एंकर क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में भी ये कहा है कि ये बग सब रुक जाएगा अगर ये हेट स्पीच रुक जाए। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एग्री भी किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हेट स्पीच को रोकने की कोशिश करेंगे बिहाइंड द कलर ऑफ एनी रिलीजन, मतलब वो इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं, हाइड नहीं करेंगे अगर किसी कलर ऑफ रिलीजन्स के पीछे। और दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के पास एफिडेविट भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ भी केसेस देखने को मिले हैं बहुत सारे हेट स्पीच के कैपिटल के अंदर, तो उस चीज़ को लेकर भी बात की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कहा है, स्पीच पे ब्लेम डाला है हेट स्पीच का, वो है मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि मीडिया इस टाइम पे बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। वी रिक्वायर ए फ्री एंड बैलेंस मीडिया बट दे आर नॉट फ्री। तो उन्होंने कहा है कि फ्री नहीं है, हम चाहते हैं कि एक बैलेंस हमें क्या मिले, पूरी तरीके से एक बैलेंस हमें मीडिया मिले, बट दे आर नॉट बैलेंस। वी हैव गोट टीवी फॉर डिकेड्स नाउ, हमारे पास टीवी है, जानते होंगे आप सब हमारे पास क्या है, टीवी है, और बहुत दर्शकों से हमारे पास टीवी है। बट योर गवर्नमेंट हैव नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग फॉर टीवी, तो गवर्नमेंट ने किस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, टीवी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि टीवी पे मीडिया कुछ भी दिखाती है। देयर फॉर इट हैज़ बीन कम एंड फ्री फॉर ऑल, ये सबके लिए फ्री है बेसिकली। तो जस्टिस नगरथन ने ये कहा है, और ये नगरथन वही हैं जिन्होंने नोटबंदी पे कहा था कि नोटबंदी क्या है, सरकार का एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, सरकार का एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। अभी जो वर्डिक्ट आया था नोटबंदी को लेकर कि नोटबंदी प्रोसेस सही है या नहीं सही है, तो इन्हीं जस्टिस ने कहा था कि ये जो है सरकार का प्रोसेस सही नहीं है नोटबंदी का लेकर। अब इस आर्टिकल में आप बार बार सुन रहे होंगे हेट स्पीच, तो ये हेट स्पीच होती क्या है, बेसिकली पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि हमने इशू तो हमने जान लिया, अब हमें इस आर्टिकल में देखना है हेट स्पीच होती क्या है। क्योंकि इस साल पिछले साल ये बहुत न्यूज़ में देखने को मिली है हेट स्पीच, तो शायद इससे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। तो चलिए पहले हेट स्पीच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेट स्पीच की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। ये एक पब्लिक स्पीच है जो बोली जाती है, एनकरेज की जाती है, मतलब इससे वॉयलेंस होता है एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन पे, जो बेस होता है किस चीज़ पे, जो वायलेंस बेस्ड होता है, मतलब वायलेंस की जो बेसिक चीज़ होती है वो डिपेंड होती है रेस पर, रिलीजन पे, सेक्स पे और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर। हेट स्पीच यूजुअली इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन ऑफ एनिमोसिटी और डिसपैरेगमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ग्रुप ऑन अकाउंट ऑफ ए ग्रुप करेक्टरिस्टिक सच एज रेज। मतलब हेट स्पीच वही है कि किसी के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी पर्सन के बारे में गलत बोलना, किसी ग्रुप के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में गलत बोलना, जिसके रेस पर, उसके कलर पर, उसके नेशनल ओरिजिन पर, उसके सेक्स पर, उसके डिज़ायरेबिलिटीज़ पर, उसके रिलीजन पर, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर। लीगल डेफिनेशन जो है हेट स्पीच की वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, मतलब कंट्री टू कंट्री वो अलग हो सकती है, जो आपको लीगल डेफिनेशन देखने को मिलेगी हेट स्पीच की। देयर इज़ बहुत सारी डिबेट देखने को मिली है हेट स्पीच को लेकर। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। हेट स्पीच एंड हेट स्पीच लेजिस्लेशन है। लॉज ऑफ सम कंट्रीज डिस्क्राइब करते हैं हेट स्पीच को एज स्पीच गेस्चर, कंडक्ट, राइटिंग और डिस्प्ले दैट इंसाइट वायलेंस और प्रेजुडिशियल एक्शन अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके लिए लॉ बनाए गए
और उसको डिस्क्राइब किया गया है हेट स्पीच को कि कोई गेस्चर, कोई कंडक्ट, कोई राइटिंग मतलब लिखना, कोई डिस्प्ले, उस चीज़ को क्या करे, कोई भी चीज़ इनमें से वॉयलेंस करे, वॉयलेंस को क्या करे, पूरी तरीके से इंसाइट करे और एक्शन ले किसी ग्रुप के अगेंस्ट या इंडिविजुअल के अगेंस्ट, उसे हेट स्पीच बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबरशिप इन द ग्रुप और दैट disparage or intimidate a group of individual on the basis of their membership in the group. Law may identify group based on certain characteristics. In some countries hate speech लीगल नहीं है, तो some countries में क्या है, hate speech लीगल टर्म नहीं है। एडिशनली some countries में यूएस हो गया जैसे, मच ऑफ what falls under the category of hate speech is constitutional protected, और यूएस में क्या आपको क्या देखने को मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड देखने को मिल जाएगी। और अदर कंट्रीज़ की बात करें, जो विक्टिम होता है हेट स्पीच का, अंडर सिविल लॉ के अंदर और क्रिमिनल लॉ उसमें पूरी तरीके से उस पर लागू होता है, उसको रिड्रेस मिलता है अंडर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर, दोनों के अंदर। अब हमने हेट स्पीच के बारे में जान लिया और इस इशू को भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 5th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दिन से न्यूज़ में आ रहा है। ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये हैं नंबी नारायण जी। ये बेसिकली इसरो के साइंटिस्ट थे, 90s में ये इसरो के साइंटिस्ट थे, 1990 में ये इसरो के साइंटिस्ट थे। और ये बेसिकली बिलोंग करते हैं किस चीज़ से, एक टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। पहले उसे देखें, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, जब हम किसी रॉकेट्स को ऊपर ले जाते हैं, स्पेस में ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी को पूरी तरीके से टैकल करना होता है, ग्रेविटी को कॉम्बैट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। फिर हम उसको ले जाते हैं फोर्स से, ऊपर चली जाती है। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो थी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम क्या करते, फ्यूल को लिक्विड फॉर्म में रखते और लिक्विड फॉर्म में इतने टेम्परेचर पर रखते कि वो जब भी नहीं जमता, मतलब इतने टेम्परेचर पर रखते कि वो जब भी नहीं जमता, जिससे क्या होता, माइनस में भी रखते लेकिन वो जब भी जमता नहीं। इससे क्या होता, पूरी तरीके से जो हमारा फ्यूल की जो हमारी खपत होती है वो कम हो जाती। तो उस चीज़ को डेवलप करते ये साइंटिस्ट नंबी नारायण जी। अब इनके ऊपर केस चला। अब केस क्या चला उसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले इशू जान लेते हैं। तो स्पाई केस अब इनके ऊपर बात चली है, सीबीआई ने कहा है हाई कोर्ट से, जो इनके ऊपर स्पाई केस चला है, इसमें जो है हाथ आपको फॉरेन हैंड देखने को मिल जाएगा, मतलब विदेशों का हाथ देखने को मिल जाएगा जो इनके ऊपर स्पाई केस चला है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक फ्राइडे में सबमिट की एक रिपोर्ट और बिफोर द केरला हाई कोर्ट दैट जो 1994 का एक्सपियोनेज केस था इन्वॉल्विंग ए फॉरेन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट नंबी नारायण के ऊपर, वो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र देखने को मिलेगा जो फॉरेन हैंड से हुआ था। अब हमने इशू जान लिया, अब हमें क्या देखना है, नंबी नारायण जी के बारे में जानना है और इनका पूरा केस जो हुआ था 1994 में एस्पियोनेज केस, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पहले नंबी नारायण जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1941 में। ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसरो के लिए। और उन्होंने बहुत सारी क्या करी है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज में कंट्रीब्यूट किया है, इसरो के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, उन्होंने विकास रॉकेट इंजन्स को भी डेवलप किया है। उनके पास एक पूरी टीम थी जो टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रही थी फ्रॉम द फ्रांस फॉर द विकास इंजन, जो इन्होंने विकास इंजन बनाया, यूज़ इन द फर्स्ट, जो पहला PSLV में यूज़ हुआ है, जो इंडिया ने लॉन्च किया है। एक सीनियर ऑफिशियल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थे, ये इंचार्ज थे क्रायोजेनिक्स डिविजन्स के, जैसे मैंने बताया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के क्या थे, इंचार्ज थे। इन्हें अवार्ड किया गया है पद्मा भूषण से, ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखने को मिलेगा। इन्हें 2019 में इससे अवार्ड को सम्मानित किया गया है। 1994 में, अब इनका केस देख लेते हैं। 1994 में इन्हें फॉल्सली क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट इन एन एस्पियोनजी केस, अरेस्टेड एंड फिजिकली टॉर्चर इन कस्टडी, चार्ज अगेंस्ट हिम वर डिस्प्रूवन बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अप्रैल 1996 एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टॉप द केरला गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स फ्रॉम कंटिन्यूटीज इट्स इन्वेस्टिगेशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट थ्रू द बेंच ऑफ दीपक मिश्रा awarded नारायण a compensation of 50 lakh equivalent to 57 lakh और the government of Kerala decided to give him a further 1.3 crores। द फिल्म रॉकेटरी भी अभी इनके ऊपर बनी है, क्या नाम है उस फिल्म का, नंबी नारायण, वो आपको फिल्म पूरी देखने को मिल जाएगी। वो नंबी इफेक्ट आपको पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी जो कि R माधवन जी ने बनाई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो रिलीज़ हुई थी जुलाई 2022 में। अब एक केस किस चीज़ का है,
तो ये बेसिकली केस है किस चीज़ का, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, इंडिया में काम चल रहा था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का, और हम चाहते थे कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हम क्या कर लें, बाय कर लें, किससे, रशिया से और यूएसए से। अब इस चीज़ को क्या कर रहा था, यूएसए महंगी दे रहा था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, और रशिया क्या दे रहा था, सस्ती दे रहा था। तो यूएसए ने क्या करा, इंडिया ने क्या करा, रशिया से डील कर ली। अब यूएसए ने कहा अगर रशिया से इंडिया ने खरीद लिया इस चीज़ को, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, तो इंडिया क्या निकल जाएगा, यूएसए से आगे निकल जाएगा, इंडिया क्या निकल जाएगा, यूएसए से आगे निकल जाएगा। तो यूएसए ने क्या करा, रशिया से बात करी और कहा कि आप इन्हें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मत भेजो, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ने मत भेजो। तो उस टाइम पे क्या करा, रशिया ने डिनाई कर दिया इंडिया को कि हम क्या करेंगे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अब फिर क्या कर रहे थे जो ये थे नम्बी नायक जी, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, एक लेडी है मरियम रशीदा, अब उन्हें क्या गया, उन्हें केरला से अरेस्ट किया गया। अब केरला से उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, उन्हें केरला से अरेस्ट इसलिए किया गया कि उनके पास कुछ पेपर मिले, और पेपर भी किस चीज़ के मिले, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। और उन्होंने क्या कहा कि मरियम रशीदा जी ने कि हम ये क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे किससे मिले, नम्बी नारायण से मिले, नम्बी नारायण जी से मिले। और उस चीज़ पे क्या करा, केरला की गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, और इन्हें अरेस्ट रहना पड़ा, बहुत दिनों तक इन्हें अरेस्ट रहना पड़ा, इन्हें जेल हुई। और अभी 2014 में क्या करा है इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो इसरो है उसने डेवलप करा है किस चीज़ को, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, जो कि 2004-05 में ही हो जाना चाहिए था। मतलब इंडिया इतना पीछे हो गया इन बड़े साइंटिस्ट को अरेस्ट करने के बाद। मरियम रशीदा जी ने कह दिया कि क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मुझे किस चीज़ से मिले, जो नम्बी नारायण जी हैं उनसे मिले। अब नम्बी नारायण जी को अरेस्ट कर लिया गया एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलेज एस्पॉन्जी केस बाय टीम ऑफ केरला पुलिस एंड इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिशियल बेस्ड ऑन द वीडियोग्राफ स्टेटमेंट। वीडियोग्राफ स्टेटमेंट भी मिला था। मनी मिली थी फॉर ट्रांसफर्मिंग ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रॉकेट इंजन टू टू मालदीवियन वुमेंस मरियम रशीदा एंड फौजिया हुसैन। और इन्हें क्या बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं, रशिया से खुद टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और फिर इन्हें क्या टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में बेच रहे हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया। और 1994 में एक केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा में, और इसको क्रिटिसाइज़ हुआ खूब, किस चीज़ में, इन मीडिया में इसका क्रिटिसाइज़ हुआ बाय द अपोजिशन पार्टीज इन केरला। सीबीआई ने इस चीज़ को देखा, पीवी नरसिम्हा रॉय जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इंडिया के, और सम ऑफ द पीपल्स इस इन्वेस्टिगेशन में नाम आया उनका। नारायण जी ने 50 डेज जेल में गुजारे। उनको क्लेम किया गया ऑफिशियली फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनिशियली उनको इंटरोगेट किया गया और उनको फॉल्स एक्यूजेशंस में अरेस्ट किया गया बाय द ब्रांच ऑफ इसरो। फिर उन्होंने क्या करा, बहुत दिनों तक उन्होंने अपने ऊपर केस लड़ा। केस किस चीज़ पर लड़ा कि उन्होंने कहा कि इस चीज़ में वो बिल्कुल भी क्या कर रहे थे, इन्वॉल्व नहीं थे, इस चीज़ में वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, स्पाई केस में जो था। फिर उन्हें 2014 में, अभी 2019 में क्या करा है, कंपनसेशन भी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब हमने पूरा केस पढ़ लिया नम्बी नारायण जी के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगी कॉलम के अंदर, और एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी आपको कोलम, और कोलम आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट ने क्या कर लिया है, संविधान जो है इंडिया का उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो एक लेडी आपको देखने को मिल जाएंगी जो अपनी दीवार पे क्या टांग रही है, प्रेम्बल टांग रही है। प्रेम्बल आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, उस प्रेम्बल को अपनी दीवार पर टांग रही है। इस चीज़ का प्रतीक है कि पूरी तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट ने क्या कर लिया है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के एक पर्सन ने वहाँ पे क्या कर लिया है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लिटरेट कर लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि कोलम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिला केरला के अंदर जिसके अंदर हर एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने पढ़ा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में क्या बताया है, जो अलापुजा है, अलापुजा में क्या देखने को मिला है, जो वहाँ पर वाटर बर्ड्स हैं, अलापुजा एक आपको सिटी देखने को मिल जाएगी, जो वहाँ पर वाटर बर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उनका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब जो माइग्रेट वहाँ पर आते हैं बर्ड्स, वहाँ पर माइग्रेट होते हैं वाटर बर्ड्स, वो पूरी तरीके से उनका डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब वो अभी नहीं आ रहे हैं, और वो बेसिकली आ क्यों नहीं रहे हैं, तो वो आ नहीं रहे जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मोस्ट शॉकिंग एक्सपेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा डक स्पीसीज़ का। डक स्पीसीज़ पूरी तरीके से वहाँ से एक्सटिंक्ट देखने को मिल रही है, जो पहले ईयर्स में आती थी अब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही। नॉर्दर्न शोवलर का, कॉमन टेल एंड यूरेशियन वीगन्स का,
वहाँ पर बिल्कुल भी अब क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी वहाँ पर विजिट नहीं कर रही है। और बेसिकली ये हो किस वजह से रहा है, ये क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। अब ये एलापूजा क्या है, ये बहुत आपको अच्छी सिटी देखने को मिल जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एलापूजा की बात करें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है एलापूजा डिस्ट्रिक्ट का इन स्टेट ऑफ केरला। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, केरला में देखने को मिल जाएगी। बैक वाटर्स ऑफ द एलापूजा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा पानी देखने को मिल जाएगा। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो इंडिया के अंदर जो अट्रैक्ट करता है मिलियन ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिस्ट को। एलईपी एक सिटी है एंड म्यूनिसिपलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी केरला में, जिसकी अर्बन पॉपुलेशन 1,74,164 है। इसकी रैंक आती है थर्ड अमंग द डिस्ट्रिक्ट इन लिटरेचरी रेट इन दी स्टेट, मतलब तीसरी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग पढ़े हुए रहते हैं। मतलब पूरे इंडिया के अंदर तीसरी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े हुए रहते हैं, लिटरेसी रेट इन द स्टेट। 2016 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एलापूजा को क्या किया था, रेट किया था। एक क्लीनेस्ट टाउन देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, ये 2016 की रिपोर्ट है। एलापूजा कंसीडर होता है ओल्डेस्ट प्लान सिटी, मतलब ये बहुत पुरानी प्लान सिटी देखने को मिल जाएगी इस रीजन के अंदर। और लाइट हाउस बिल्ट हैं इसके अंदर। कोस्ट ऑफ द सिटी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलोंग द लक्षद्वीप सी कोस्ट। सिटी आपको 55 किलोमीटर कोचीन से देखने को मिल जाएगी और 155 किलोमीटर नॉर्थ तो तिरुवनंतपुरम देखने को मिल जाएगी। एक टाउन है ये जो है एलापूजा, इसके अंदर कैनल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, बीचेस हैं, लगून्स हैं। एलापूजा डिस्क्राइब होता है जॉर्ज कुर्जन के द्वारा, अगर बात करें जो वॉइस रॉय थे इंडिया के एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। उन्होंने इसको क्या किया है, पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने इसको लेकर एक टर्म दिया है, उसका नाम है वेनिस ऑफ द सिटी ईस्ट। ये क्या है, वेनिस है ईस्ट का। इसको बोला जाता है वेनिशियंस कैपिटल ऑफ केरला। इसको क्या बोला जाता है, वेनिशियन कैपिटल ऑफ केरला। ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर अगर बात करें। ये कनेक्ट करता है कुमारकोम एंड कोचिन्स को नॉर्थ और कोलम टू दी साउथ से। ये एक्सिस पॉइंट है एनुअल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो हेल्ड होता है पुन्नामुडा लेक के अंदर। अब हमने कोलम के बारे में, एलापूजा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गाइस आज एक भी एडिटोरियल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक एडिटोरियल है, इसमें यूके के बारे में बताया, यूके के स्पीकर्स कैसी तरीके से उनका रोल होता है। ये जो लेफ्ट साइड में दिया गया है ये हमने कल परसों डिस्कस किया था, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये बताया गया है, केशवानंद भारती केस के ऊपर बताया गया है। आज एक भी एडिटोरियल नहीं है और एक ही पेज आता है एडिटोरियल का सैटरडे के अंदर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 9th पेज पर दिया गया है न्यूज़ वाले में। इस आर्टिकल में बताया है जो अभी पीएम मोदी जी ने क्या करा है, एक बोट को लॉन्च किया है और लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बोट देखने को मिल जाएगी जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। एक क्रूज़ ये आपको देखने को मिल जाएगी जो इंडिया के टूरिज़्म को बढ़ाएगी ग्लोबल डेस्टिनेशन में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। 3 डेक वेसल जो है हमारे पास एमवी गंगा विलास के को प्रोजेक्ट को लेकर जो सेटअप किया गया है, एक डिस्टेंस को कवर करेगा 3200 किलोमीटर इन 51 डेज़ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या करा है, इस बोट को लॉन्च किया है। सिर्फ आपको ये क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।